that you don't have to count turnover of each branch. You have to count the turnover of the company. We have already discussed it. Yes, sir. Yes. Related party definition is adopted from customs. कंपनी के लिए डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जिस कंपनी में हो वो कंपनी, पूरा एक डेफिनेशन है, रिलेटेड पार्टी को डिफाइन किया। सो दैट इज फ्रॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव। अच्छा, आप कोई कंपनी को होल्डिंग होल्डिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, रिवर्स कंट्रोल, दोनों मिलके किसी को कंट्रोल कर रहे हो, एक कंपनी दो को कंट्रोल कर रहा है, ये कस्टम्स एक्ट में एक डेफिनेशन दी है। सेम डेफिनेशन हैज बीन अडॉप्टेड अंडर जीएसटी। सो आई मीन बेसिकली दे आर टू एंटिटीज, या दो अलग लोग हैं। ये तो एक ही कंपनी को दो मान रहे हम लोग। यस सर। तो अलग से नहीं सर, ये क्या होगा सर, मैं बताऊं। मैं जो एजेंट को दे रहा हूँ तो मुझे उस अमाउंट पे जीएसटी भरना है, उसमें एजेंट का भी कुछ कमीशन होगा, तो मैं उस अमाउंट पे जीएसटी भर रहा हूँ, मैंने एजेंट के कमीशन पे भी जीएसटी आ गया, फुल अमाउंट पे जीएसटी। अब एजेंट आगे देगा तो वो अगेन जीएसटी चार्ज। सो अब कमीशन तीसरा नहीं है कि मैं जब एजेंट को दे रहा हूँ तो एजेंट को जिस अमाउंट पे दिया, बस मैंने उसको कुछ कमीशन अर्न करने का मार्जिन दिया होगा ना। तो मैंने उसको 100 में दिया तो वो आगे 110 में देगा ना। तो दैट मीन्स मैं 100 पे जीएसटी लगा रहा हूँ, वो 110 पे लगा रहा है। कुछ तो कमीशन उसको मैं ऑफर करूंगा जो उसका कंपोनेंट होगा उसके। ठीक है ना। ओके, यस प्लीज, एनीवन एल्स? So I believe this is clear to everyone. These are the activities which will be called as by default supply, even if the consideration is not. ये एक पॉइंट है जो अभी मार्च में ऐड किया है, लास्ट में नीचे येलो में लिखा है, ऊपर सेकंड पॉइंट के रिलेटेड है, जिसमें बोला है कि गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। 50,000 के लिमिट है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एक्चुअली दे आर कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। 50,000 से कम है ना, देखो एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर को सप्लाई करता ही है, इन एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को देता है वो तो एक सप्लाई है, सर्विस है, बट वो नेगेटिव लिस्ट में। मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है फैसिलिटी। भाई समझ में आता है ऐसा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रहा है, क्लियरली बोला, इसके पहले ये था ही नहीं। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक भी रुपए का सर्विस दे, अरे सब बेनिफिट दे ना, तो इट इज सप्लाई। ये गलती था, तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा क्या, तो 50,000 तक कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट दे दो, 50,000 तक। आई एम नॉट सेइंग रेम्यूनरेशन, ओवर एंड अबव दैट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट गिफ्ट के फॉर्म में कुछ प्रॉफिट्स पास ऑन करे। 50,000 तक है ना, इट इज नॉट अ सप्लाई। अगर 50,000 से ज्यादा होना तो सेकंड कंपोनेंट में वो फॉल हो जाएगा। सेकंड कंपोनेंट में स्पेसिफिकली एक क्लॉज ऐड हुआ है, सेकंड कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर डेफिनेटली कॉल्ड एज रिलेटेड पर्सन। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दे, नो परफॉर्मेंस बोनस दे, परफॉर्मेंस बोनस तो चलो रेम्यूनरेशन का पार्ट है, बट कुछ भी एक्स्ट्रा पास ऑन करे, आई मीन अज्यूमिंग आए, वो होने वाला नहीं है, बट इंटरेस्टर उनकी गाड़ी हमको दे दे, सो बट 50,000 की लिमिट, उससे ज्यादा होगा ना। ये मार्च में ही आया है, पहले परक्विजिट पे कोई कमेंट ही नहीं है, तो परक्विजिट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई और नॉट। नाउ दे सेड परक्विजिट अबव 50 विल बी कंसीडर्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या रेम्यूनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट में वो मेंशन है, तो वो रेम्यूनरेशन नहीं सर, वो उनके रेम्यूनरेशन के एम्प्लॉय के एग्रीमेंट में ये है कि इट इज पार्ट ऑफ योर रेम्यूनरेशन, वो तो क्या सर रेम्यूनरेशन। आई एम सेइंग समथिंग इन एडिशन टू दैट व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, इज नॉट गिवन इन एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉय के साथ एक एग्रीमेंट होगा ना कि दिस इज योर सैलरी, उसके अंदर ये कंपोनेंट है, देन वी डोंट हैव टू वरी। वो तो 5 करोड़ हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो आप जो बोल रहे हो एचआरए का कंपोनेंट,
Is it given under the sir anything extra in addition to employer-employee remuneration contract? If something is given where if it is up to 50, we will still not call it as supply. Exceeding 50 will be called as remuneration को थोड़ी, वो अलग बात है. But then come next point. सर आप अगर हर एक चीज इंक्लूड कर दोगे कि ये आपकी सैलरी है तो इनकम टैक्स आएगा. ये तो सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, डीम्ड बेनिफिट. आई मीन लाइक इफ आई से हितेश सर मेरे को गाड़ी दे तो वो मेरे को ट्रांसफर करे तो इनकम टैक्स का क्वेश्चन आएगा. व्हाट इफ द कार इज इन हिज नेम एंड आई एम यूजिंग इट, और व्हाट इफ द एवरी मंथ और एवरी वीक ही विल गेट द पेट्रोल फील्ड इन दैट एंड आई एम जस्ट यूजिंग इट. ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये कहाँ मेरे एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है. हमने जानबूझ के यही अग्री किया था म्यूचुअल कि भाई ये सब आप देख लेना, सैलरी भले कम दो. 50,000 की लिमिट है. अच्छा कोई बोले पता नहीं चलेगा तो सर कहाँ क्वेश्चन है, पता कैसे चलेगा, वो तो अलग बात हो गई. यस सर. सर आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड इज इट मेंशन इन रेम्यूनरेशन कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा हो सकता है कि कैंटीन फैसिलिटी है, 30 रुपए का खाना मिलता है, एक्चुअल कॉस्ट इज 50, तो 20 रुपीज का एक्स्ट्रा सप्लाई हुआ और फ्री में ही दे दे सारे एम्प्लॉय को. ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट हुआ. अगर रेम्यूनरेशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि फूड विल बी प्रोवाइडेड, ये सब आएगा भी. वैल्यूएशन तो है ही ना, वैल्यूएशन तो पड़ेगा. अरे कोई भी चीज हो वैल्यूएशन तो एक ही जगह होगा. गिफ्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड्स और सर्विस. समथिंग इज गिवन, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी. यस प्लीज, यहाँ तक आई बिलीव इज श्योर. ओके नेक्स्ट पॉइंट. दिस विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड दिस विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. एंड जो लास्ट लिखा है ना, इट विल बी कॉल्ड एज बोथ. जो मैंने आपको बताया अभी, इसमें कुछ ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. मैं खाली मोटा मोटी बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि गुड्स हो गए, सर्विस और टैक्स तो लगने ही वाला है. आप कुछ भी बोलो, गुड्स है, आप बोलो सर्विस है, क्या फर्क पड़ता है. हाँ रेट के लिए इश्यू आएगा कि गुड्स है तो अलग अलग रेट है, सर्विस है तो शायद 18 ही है. गुड्स में भी कौन सा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से रेट चेंज होने के चांसेस है. तो वो इम्प्लीमेंटेशन के तो इश्यू है ही, क्लासिफिकेशन के कौन सा क्लासिफिकेशन आएगा. बट ये देव ऑलरेडी डिफाइंड कि दिस विल कॉल ऑलवेज एज गुड्स एंड दिस विल ऑलवेज कॉल्ड एज सर्विसेज. And then they have also said that this two, last two, we will call as goods as well as service. So we will consider as both. ठीक है. देखो अबे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का ने वो सब झगड़ा है ना, इसके अंदर बहुत क्लियरली निकाल दिया है कि टाइटल ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ. इफ टाइटल इज ट्रांसफर्ड, गुड्स. इफ टाइटल ट्रांसफर नॉट ट्रांसफर. अच्छा एक और क्वेश्चन आएगा, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो एग्जिस्टिंग सर्विस टैक्स का इश्यू है, क्योंकि इधर है ना गुड्स, तो उसको तो मूवेबल ही बोला है, तो बिल्डिंग तो बाहर ही निकल जाता है. अब टाइटल ट्रांसफर हुआ कि नहीं, तो अब मैं आपको हायर परचेस पे दूं तो टाइटल ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है. अभी नहीं, बाद में तो होगा ना. क्यों हायर परचेस में तो सो अल्टीमेटली देयर इज ट्रांसफर इन टाइटल, सो दैट इज कॉल्ड एज गुड्स. लीज पे दूं, हाँ तो ये सब मैटर करता है, टाइटल ट्रांसफर होगा नहीं होगा. बस सिंपल क्राइटेरिया याद रखिए. अभी तक क्या होता था, लीज पे दोनों लगाते थे, वैट भी लगाते थे, सर्विस टैक्स भी लगाते थे. अभी सिंपल क्राइटेरिया, ट्रांसफर होगा टाइटल के, नहीं होगा. अगर होगा गुड्स, नहीं होगा सर्विस. सीधा, कोई अभी डिस्प्यूट नहीं चाहिए. टाइटल ट्रांसफर स्ट्रेट कंपोनेंट. ठीक है. देन देखो सेकेंड पॉइंट है ना, जो मैंने बताया ना हायर परचेज वाला, वो सेकेंड पॉइंट. Title will be transferred on some future date, but title will be transferred. So if it will be transferred, we will call it as goods. Okay. So this is what we consider as basic goods component. Further moving is जब कोई association या कोई club या कोई ऐसी unincorporated organization हो जो अपने member को कोई facility कुछ भी, that will again be called as goods component. बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर करो, गुड्स कंपोनेंट. सर्विसेज में मेन क्या आएगा, आईपीआर. आईपीआर में आप क्वेश्चन ये है कि आप जो ट्रांसफर कर रहे हो वो
आप उन्हें यूज करने दे रहे हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइक एन ऑथर ऑफ अ बुक परमिट्स अ पब्लिशर, सो इट इज कंसिडर्ड एज सर्विस। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का जो कंपोनेंट, सॉरी मैं वो बता रहा था, कंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट है। अभी ये तो क्लियर है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गुड्स तो नहीं है, मूवेबल नहीं है ना, तो वो गुड्स में तो नहीं आएगा, या तो यानी आएगा कहाँ, या तो सर्विस या तो कहीं पे भी नहीं। अब सर्विस में कब आएगा, तो क्या बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, पीयू परमिशन, क्या बोले उसको, लोकल रजा चिट्ठी समथिंग। हाँ, सो बेसिकली दैट पीयू परमिशन और व्हाटएवर यू काउंट, वो मिलने के पहले अगर आपने बुक करवा दिया और पेमेंट दिया है, वेदर पार्ट और फुल, तो पूरे कंपोनेंट पे सर्विस टैक्स चार्ज होता था। और उसके बाद मिला है, मीन पूरा बिल्डिंग बन के आप बेचने निकले, तो वो तो कहाँ सर्विस है, गुड्स तो है ही नहीं, मूवेबल। भाई आपको समझ में आता है सर? सर वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस दैट गुड्स हैज टू बी मूवेबल। सर्विस में पॉइंट इज वेरी क्लियर, before completion, after completion, when you did the booking. If it is before completion, we will consider as component of service. If it is after completion, वो इधर इस लिस्ट में कवर नहीं होता है। अब अगर गुड्स की डेफिनेशन को मॉडिफाई करके बोले कि गुड्स विल आल्सो इंक्लूड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग फॉर दिस पर्पस, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा, बाकी इस कंपोनेंट में वो कभी भी कवर, गुड्स की डेफिनेशन होगा ना मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हम इमूवेबल चीजों को भी हम गुड्स में काउंट करेंगे, तो ठीक है। बाकी इधर तो बहुत क्लियरली बोल दिया है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीयू परमिशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा तो वी विल नॉट कॉल इट एज सप्लाई ऑफ सर्विस, सो बिफोर होगा तो वी विल कॉल इट एज सप्लाई। भले पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन बिफोर आए कि पूरा पे बिफोर आए, हम लोग उसको क्या मानेंगे? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब अगर आफ्टर होगा तो गुड्स की डेफिनेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्या उसमें इमूवेबिलिटी को ऐड करवाया, अगर करवाया तो वी विल काउंट इट, अदरवाइज वी विल नॉट। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। ओके, ये तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और वो सब तो कॉमन है, तो उसमें तो मुझे कुछ ज्यादा बता दो। ओके, ये नेगेटिव लीज की बात हुई, ये सारे मेनली स्टैट्यूटरी फंक्शंस ही है। आई मीन लाइक एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विस टू एन एम्प्लॉयर, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दैट। और कोर्ट के फंक्शंस, जो कोर्ट हमको, आई मीन आर्बिट्रेशन या जो भी और एक्टिविटी कोर्ट में होता है, इज अ काइंड ऑफ सर्विस होती है, बट इट्स अ स्टैट्यूटरी फंक्शन, सो वी विल कॉल इट एज नेगेटिव लीस्ट है, भले वो सप्लाई है बट उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। देन इवन एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और इवन द कॉर्पोरेटर्स, सो ऑल देयर सर्विसेज विल बी काउंटेड। फिर ये नेगेटिव लिस्ट में आया सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। देखो वहां पे साथ में बोला भी है कि सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, और साथ में मैंने बोला है रेफर नोट। रेफर नोट में क्या बोला है, तो कि भाई आपको देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के पहले सेल हुआ है कि बाद में। अगर पहले हुआ है तो डेफिनेटली वो किधर आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस में, और अगर बाद में हो तो इधर आएगा। बट इधर नेगेटिव लिस्ट में बोला है कि उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज, ठीक है। देन फ्यूनरल ब्यूरियल, ये सब तो ठीक है, आपको क्लियर है। एक्शनेबल क्लेम्स फर्स्ट टाइम ब्रॉट इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, आपको पहले से पता है, पहले से गुड्स का डेफिनेशन है, गुड्स इंक्लूड्स ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। नाउ दे हैव सेड एक्शनेबल क्लेम्स will be considered as negative list, but except very clearly lottery, betting and gambling, क्योंकि लॉटरी भी तो क्या है, वो टिकट एक्शनेबल क्लेम ही है ना। तो अब मतलब क्या हुआ बताए, तो कि एक्शनेबल क्लेम आज भी नेगेटिव लिस्ट में है बट लॉटरी नहीं, सो लॉटरी विल बी कवर्ड बाय जीएसटी। इसके पहले तो एक्शनेबल क्लेम को कुछ ही नहीं बोलते थे, तो टैक्स कहां लगाने का क्वेश्चन है। आपको बताओ, ये क्लियर हो? अच्छा, कोई बोले सर सर्विस टैक्स लगता था ना लॉटरी में, अरे लॉटरी में सर्विस टैक्स वो एजेंट की सर्विस पे लगता था, लॉटरी की सर्विस पे थोड़ी लगता था। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। सर्विस टैक्स लगता था लॉटरी वाले में, वो स्पेशल स्कीम भी था एजेंट वाला, रिवर्स चार्ज में फिक्स अमाउंट भरने का, उसके रिलेटेड क्राइटेरिया था। सो वो तो एजेंट की सर्विस का सर्विस टैक्स था, लॉटरी सर्विस का थोड़ी सर्विस टैक्स था। लॉटरी तो एक्शनेबल को तो काउंट ही नहीं कर सकते आप। बट पहली बार इन लोगों ने एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बोला, नेगेटिव लिस्ट में लाए। पहले तो गुड्स ही नहीं था, अभी गुड्स बोला, नेगेटिव लिस्ट में लाए।
बट नेगेटिव लिस्ट में क्या बोला? ओके ये तीन को छोड़ के बाकी सब कुछ नेगेटिव लिस्ट में, माने बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, सब कुछ पे आज अभी जीएसटी अप्लाई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। 100%, 100%। बट उसके एडवांटेज भी आप कम प्राइस पे ले रहे हो। 100%। आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी परचेस करो और आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेस करो, अलग अलग पॉइंट। Sir, I agree with that. I don't have a problem with that. But they said that a part of the consideration, even if received, will be considering. Sir, no, as of now, the provision is very clear. Even if the small part of the consideration is received, entire component would be liable for GST. On full amount. But then why buyer will pay at each stage? Why last? Okay, 10%, 10%. Sir, but then you receive consideration in that component only you have to pay. You don't have to pay on entirely today. तो आई मीन लाइक कितनी स्कीम्स है जहाँ बोलते हैं 10% अभी भरो और बाकी का 90% या 20% अभी भरो बाकी का। तो 20% अभी भरे ना 80% पे टैक्स भरना हो तो सर्विस टैक्स का आई मीन जीएसटी का अमाउंट ज्यादा हो जाए कंसिडरेशन से। तो बिल्डर को अपने पैसे से ही पूरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पूरे कंपोनेंट पे लगेगा सर 100% पे, बट अभी 20% आया तो उस पे भरो, 80% जब आए तब भरना, बट लगेगा फुल अमाउंट पे सर। हाँ हाँ 100%, 100%। एक मिनट सर। No, it's not. It's not. वो STT वाला ही सिस्टम। No, no, it's not good. Brokerage and obviously. Yes. सर अभी तो आएगा वो, बाकी रेट्स कौन से में क्या है वो नहीं आया तो कहाँ अबेटमेंट का रेट आएगा? नो आइडिया सर। अज्यूम कर रहा हूँ कि 70 तो रहना ही चाहिए क्योंकि गुड सर्विस दोनों साथ में आते हैं। सर अग्रीड, बट लैंड कंपोनेंट तो जब लैंड परचेस सेल हुआ था तब तो कहाँ टैक्स लगी रहा है। हाँ ओके यस सर। when we were charging on that component, so VAT was also applicable on that part. I mean, like you are saying 70% abatement is there on service tax, तो आप 30% पे टैक्स भर रहे थे, चलो अग्री नो पॉइंट, बट देन वैट भी तो अप्लाई हो रहा था ना, क्योंकि हाँ सो दे विल कम अप विद समथिंग इन बोथ द कैटेगरीज दैट यस 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 यस। सर अभी तो कौन सी चीज का क्या रेट है वो ही नहीं आया तो अबेटमेंट तो कहाँ से? यस सर। सर इनपुट सर्विस की डेफिनेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट मॉडिफाई हो गई है, आपका पॉइंट वहां पे कवर हो जाएगा। सर कंस्ट्रक्शन सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, बाकी सबका मिलता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को तो सर एग्जिस्टिंग में भी मिलता है। आप अगर ये बोले कि आप बिल्डर हो, आप बिल्डर हो बट आपने कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हायर की है, हाँ वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की सर्विस का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, भले आप आगे लीज पे देते हो। यस सर।
तो सर तो कोई इंटरनल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा ही नहीं, वो तो सर क्लियर है। कंस्ट्रक्शन सर्विस का क्रेडिट खाली कंस्ट्रक्शन वाले को ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। मैं सिंपल, कंस्ट्रक्शन सर्विस का क्रेडिट कंस्ट्रक्शन और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले को ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो आप 20 बोल रहे हो तो कोई चांस ही नहीं। जो एग्जिस्टिंग में भी नहीं मिलता है वो वहां पे भी नहीं मिलेगा। They have done a lot of modifications, but this one is not that stable. क्रेडिट मिलना चाहिए लॉजिकली सर, ये तो हर एक जगह पे आएगा। मैं ऐसा बोलूं सर, मैं एक बिल्डिंग में एक ऑफिस परचेस कर रहा हूँ जिसपे सर्विस टैक्स चार्ज हुआ है, और मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बिल्डिंग को यूज कर रहा हूँ, वो प्रोवाइडिंग सर्विस, तो लॉजिकली तो मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए, बट वो नहीं मिल रहा है। वो एग्जिस्टिंग में भी है और इवन जीएसटी में भी नहीं मिल रहा। ऐसा एग्रीमेंट अभी करना है, हाँ तो चलेगा, तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। बट सर बिल्डिंग इज नॉट गुड। गुड्स की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी क्या उसमें, वो गुड्स पे ही है, तो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा तो काउंट करेंगे, और गुड्स को मॉडिफाई करवाना पड़ेगा उसको। यस प्लीज सर, लास्ट डाउट फिर आगे बढ़ना। यस प्लीज। 100%। अभी 20 lakhs का भर दो, 80 lakhs का भर दो। सर इसके लिए अलग से स्पेसिफिकेशन इश्यू करना पड़ेगा, बिकॉज लॉजिकली आई अग्री विथ योर पॉइंट दैट मुझे 100% अमाउंट पे सर्विस टैक्स करना है, ना नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, उसमें भी बहुत सारे केसेस में ये व्यू लिया गया है एग्जिस्टिंग में कि इवन इफ द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड एज ऑफ नाउ, but we will charge service tax on the full component. But when they will charge, they will not charge as of now. वो continuous supply वाले में आ जाएगा सर। continuous supply में जैसे जैसे इवेंट कंप्लीशन होगा उसके हिसाब से आप पेमेंट करते जाओगे, और उसके हिसाब से उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन डिसाइड। कंटिन्यूअस सप्लाई का सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जिस्टिंग में भी ऐसे केस स्टडीज आ चुके हैं कि भले 20% अभी मिला, 80% कंप्लीशन के बाद मिलेगा, तो भी टैक्स तो 100% पे ही लगना चाहिए। हाउ डू यू डिसाइड द वैल्यू कि जो हमने सर्विस दिया है उसका वैल्यू खाली 20% ही है, वो कैसे डिसाइड होगा सर? कोई चांस ही नहीं है। 100% वैल्यू काउंट करो, अबेटमेंट काउंट करो, एंड बाकी क्या कंपोनेंट पे टैक्स। Okay, so this is, I believe everybody understand, these are the services which we need to cover and negative listed. और मैंने जो बोला वो गवर्नमेंट वाला इश्यू, वो जो ऑलवेज ध्यान रखना। जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, जो मैंने आपको एग्जैक्टली क्लियरली बोला, पहले पूरा शेड्यूल 4 था उसमें, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड अंडर शेड्यूल 4, ये पूरा निकाल ही दिया। खाली सिंपल वर्ड में एक पॉइंट रखा है कि एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी, जो भी वो काम कर रहे हैं वो नेगेटिव लिस्ट में रहेगा। तो नेगेटिव लिस्ट में अब 2 पॉइंट हो जाएंगे, एक शेड्यूल 3 वाला और एक ये हो जाएगा। पहले शेड्यूल 4 अलग, जो अभी काउंट करने की जरूरत है। नाउ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ये एक कंपोजिट क्या होगा और मिक्स क्या होगा। सो कंपोजिट में ये बोला है कि जो मेन कंपोजिट में जो मेन गुड्स होगा या जो मेन सर्विस होगा उसका रेट लेना है, और जो मिक्स सप्लाई होगा उसमें हाईएस्ट रेट लेना है। बट देन व्हाट इज कंपोजिट एंड व्हाट इज मिक्स इज अगेन अ क्वेश्चन। तो नीचे दोनों को डिफाइन किया है। कंपोजिट आर द वन व्हिच आर नेचुरली बंडल्ड इन नेचुरल कोर्स है। जैसे कि मैं आपको गुड्स बना के बेच रहा हूँ, तो मैं जब आपको गुड्स बना के बेच रहा हूँ तो मैं खाली आपको गुड्स थोड़ी दूंगा, मैं आपको गुड्स दूंगा, उसको पैकिंग करके दूंगा, उसके साथ की एसेसरीज भी दूंगा, और मैं आपके गांव में डिलीवर करने भी आऊंगा। तो दैट इज कंपोजिट सप्लाई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बट अगर मैं ये बोलूं कि एक पानी की बोतल है, उसके साथ कुछ छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का कुछ बॉटल दे दे, या कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के साथ पानी का बॉटल दे दे, आई डोंट थिंक सो इट इज नेचुरली बंडल्ड। दे आर कॉल्ड टू इंडिविजुअल सप्लाईज पुट टुगेदर। So in that case it's a mixed supply. तो अगर कोल्ड ड्रिंक के साथ पानी है तो देन हाईएस्ट रेट अप्लाई करना है। कोल्ड ड्रिंक का रेट देखो, पानी का रेट देखो, हाईएस्ट।
बट जैसे मैंने बोला, मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, साथ में एसेसरीज भी दे रहा हूँ, साथ में मैं आपको डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको अच्छे से पैकिंग करके दे रहा हूँ। तो ये जो जो मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ, उन सब के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में मेन क्या है? गुड्स है ना, उसके साथ सब कुछ है, तो गुड्स का रेट कितना पड़ेगा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इट्स लाइक मोबाइल के साथ चार्जर आया, नेचुरल बंडल है, तो आप मोबाइल ही गिनोगे ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट फिर आप बोलोगे मोबाइल चार्जर तो है, उसके साथ साथ हमने ब्लूटूथ एसेसरी डिवाइस भी दिया है, तो आई डोंट थिंक सो इट इज नेचुरली बंडल्ड। आई मीन इट इज समथिंग व्हिच वी आर गिविंग एडिशनली। सो देन दोनों का रेट देखो, हाईएस्ट रेट अप्लाई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई इज व्हाट वी कंसीडर, ठीक है। एंड एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न। सप्लाई किया, वापस आया। अभी ये ऑब्वियसली खाली गुड्स के रिलेटेड होगा, सर्विस में तो इसका कोई कंसर्न नहीं। सो बेसिकली सेल्स रिटर्न जो है उसके रिलेटेड अगर हम बात करें, तो सेल्स रिटर्न में बहुत क्लियर वर्ड्स में ये बोला है कि जो भी रिटर्न होगा ना, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में होना चाहिए, तो उसको काउंट करेंगे, तो उसकी क्रेडिट की इफेक्ट दी जाएगी। बाकी तो रिटर्न को काउंट ही नहीं किया जाएगा। क्या लिमिटेड टाइम पीरियड? क्योंकि पहले तो यही बोला है कि भाई जिस महीने में अगर वो रिटर्न हुआ है ना, उसी महीने में उसके लिए क्रेडिट नोट इश्यू करवा दो, या फिर उस महीने में क्रेडिट नोट इश्यू ना हो, तो अब दो ऑप्शंस दिए, दोनों में से पहली डेट जो है उसको फॉलो करो। ये जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है ना, उसमें से विच एवर इज अर्लियर देखो। माने तो सितंबर, माने मान लो कि ये 16-17 अभी खत्म हुआ, मैंने आपको जनवरी महीने में गुड्स बेचे थे, आपने फरवरी महीने में मुझे वापस दिया, तो कि फरवरी महीने में क्रेडिट नोट इश्यू किया, तो सेल्स रिटर्न काउंट होगा और उसकी क्रेडिट की इफेक्ट भी दी जाएगी और वैल्यूएशन भी कम होगा, और आपने जो एक्स्ट्रा टैक्स भरा है वो आप फ्यूचर लायबिलिटीज के सामने सेट ऑफ कर पाओगे। ये क्लियर है? फरवरी में नहीं दिया, मार्च में दिया, कोई बात नहीं, अप्रैल में दिया, कोई बात नहीं, सितंबर तक कभी भी दे दो, क्रेडिट नोट, गुड्स वापिस आए, उसका चलेगा, नो प्रॉब्लम। माने सेल्स रिटर्न कब तक होना चाहिए? सितंबर तक। बट साथ में कंडीशन दिया है, सितंबर द सब्सिक्वेंट ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। अब एनुअल रिटर्न फाइल करना है, आपको पता है ना, मैंने कंप्लायंस 37 रिटर्न है, 36 + 1 एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न फाइल करने का डेट है 31 दिसंबर ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, बट वो तो ड्यू डेट है, कोई पहले फाइल करे तो अक्टूबर में फाइल करे तो सितंबर अक्टूबर, 30 सितंबर अक्टूबर, व्हिचएवर इज अर्लियर। अगस्त में फाइल करे तो 30 सितंबर, और जो भी डेट फाइल किया है वो व्हिचएवर इज अर्लियर। या तो जिस महीने में रिटर्न हुआ है उसी महीने में क्रेडिट नोट, आई मीन रिटर्न के साथ क्रेडिट नोट भेजना ही है, माने उसी महीने में रिटर्न करो, साथ में क्रेडिट नोट दो, या फिर सितंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न व्हिचएवर इज। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। सर नेक्स्ट ईयर का 16-17 के लिए 30 सितंबर 2017 सर, 17-18 के लिए 30 सितंबर 2018 सर, सब्सिक्वेंट ईयर 30 सितंबर कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कहां सप्लाई हुआ रिटर्न? यस, कोई इश्यू हुआ है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज, ये एकदम स्टैंडर्ड प्रोविजन है जो सर्विस टैक्स में आज भी अप्लाई होता है, और सेम कंपोनेंट हम लोग जीएसटी में भी फॉलो करते हैं। बट एक पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने साथ में कि अगर बाय चांस मान लो कि कोई ऐसी वर्स कम वर्स सिचुएशन हो रही है जिसमें जिस दिन कंप्लीट हुआ सर्विस वही आइडेंटिफाई ना हो और कभी इनवॉइस इश्यू ही नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल कहीं से पकड़ा गया कोई ट्रांजेक्शन एट अ लेटर स्टेज, 1 year 2 year 3 year द लाइन, अब उसका कंप्लीशन का डेट भी नहीं मिल रहा है, नहीं इनवॉइस तो इश्यू ही नहीं किया, सर्विस टैक्स का स्ट्रेट इवेजन था, मे बी जीएसटी का स्ट्रेट इवेजन, initially it can never be identified. Okay, then there is third point which says that consider the date on which recipient shows receipt of services in his book. So point is very clear कि supplier on paper कहीं पे कुछ record नहीं कर रहा है, but recipient के books of account में अगर कहीं पे भी recorded है तो कौन से दिन recorded है उसी को गिनना है।
क्योंकि सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कहीं पे भी रिकॉर्डेड नहीं है तो कंप्लीशन कब हुआ, इनवॉइस कब हुआ, ये सब कभी मिलेगा ही नहीं। और कंप्लीशन डेट मिले तो इनवॉइस 30 दिन में आया कि नहीं आया वो डिसाइड हो सकता है। कंप्लीशन ही ना मिले तो क्या करोगे? ओके, देन कंसीडर द रिसिपिएंट व्यू पॉइंट। किस दिन वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिसिप्ट शो कर रहा है सर्विस को, दैट विल बी टेकन द टाइम। सो ये बेसिकली दो क्राइटेरिया है व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कोई बोले कि सर रिसिपिएंट की भी इंफॉर्मेशन ना हो बुक्स में, तो देन देयर इज लास्ट पॉइंट व्हिच सेज कि कुछ भी ना मिले तो क्या करेंगे? तो देन वो बेस्ट जजमेंट जैसा होगा, ट्राई एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन एंड देन वी विल आइडेंटिफाई रिटर्न और समथिंग, कुछ करेंगे। ऐसा है एक पॉइंट, आगे वी विल डिस्कस। So time of supply of services which we consider, see this is time of supply of goods and this is time of supply of services. ये दोनों जनरल क्राइटेरिया हो गए। अब स्पेशल क्राइटेरिया दिए हैं। जो स्पेशल क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहला है आरसीएम। आरसीएम में क्या करते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या करोगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको अलग क्राइटेरिया देना पड़ेगा। So when I say reverse charge mechanism, okay, नॉर्मल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग सर्विस टू नवकार इंस्टीट्यूट। सो मैं नवकार इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रहा हूं तो मैं इनवॉइस इश्यू करूंगा और उसके हिसाब से मुझे टैक्स भरने जाना है। अब मैं बात कर रहा हूं ऐसी सिचुएशन जहां मैं नवकार इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रहा हूं पर टैक्स भरने मुझे नहीं जाना है, नवकार इंस्टीट्यूट को जाना है अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो फिर मेरे इनवॉइस या उसमें से क्या फॉलो करना है? तो क्या उसके लिए अब क्राइटेरिया दिया है। तो क्या पहले डिसाइड करो कि आप जो दे रहे हो वो गुड्स है क्या सर्विसेज है। रिवर्स चार्ज है वो तो कंफर्म है, बट व्हाटएवर यू आर गिविंग इज गुड्स और इज सर्विस। अच्छा, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर, क्योंकि उसमें भी तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है ना स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पे, और अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पे भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, बट ओनली इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो रिवर्स चार्ज में क्या क्राइटेरिया? तो क्या पहले ये डिसाइड करो कि आप गुड्स की बात कर रहे हो क्या सर्विसेज की बात कर रहे हो। गुड्स की बात कर रहे हो तो 3 ऑप्शन है, सर्विसेज की बात कर रहे हो तो 2 ही ऑप्शन है। गुड्स की बात है उसमें सबसे पहला पार्ट ये है कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। सो मैंने गुड्स दिए तो जिसको दिए वो कब रिसीव कर रहा है, दैट रिसिप्ट डेट विल बी काउंटेड, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट व्हिच वी नीड टू कंसीडर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, व्हिच इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज ऑब्वियसली डेट ऑफ पेमेंट बाय दैट पर्सन। सो मैं आपको गुड्स बेचूं और आरसीएम में अगर आपको टैक्स भरना है तो आप मुझे कब गुड्स आप मुझे कब पेमेंट कर रहे हो। दूसरा, मैं आपको कब गुड्स डिलीवर करवा रहा हूं, सो व्हेन यू हैव रिसीव्ड इट। So your receipt date or your payment date. 2 options. Third option is 30 days. In case of goods, it is 30 days. What is 30 days? Okay, 30 days from the date of issue of invoice. Invoice मेरा वाला, आपका नहीं। मैंने invoice issue किया ना आपको। So मैंने आपको invoice issue किया तो वो invoice मैं जिस दिन issue किया ना वहां से 30 days गिनो। 30 days तक कुछ नहीं, 31st day. So 3 options are there. Number 1, आप गुड्स रिसीव करो। Number 2, मेरा इनवॉइस आप रिसीव करो वहां से 30 डेज तक कुछ नहीं, 31st डे। और Number 3, आप मुझे पेमेंट करो whichever is। आपने गुड्स रिसीव किया, मैंने आपको इनवॉइस दिया वहां से 31st डे, या आपने मुझे पेमेंट किया, ये तीनों में से जो अर्लियर होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। वापस बोल रहा हूं, मैं आपको गुड्स दे रहा हूं तो आपने कब रिसीव किया। मान लो कि मैंने आपको गुड्स दिए आज दिए तो आपने आज रिसीव किया, तो कोई क्वेश्चन नहीं, आज का ही डेट हो गया फाइनल। आप 10 दिन बाद रिसीव कर रहे हो तो दैट डे आपने मुझे कब पेमेंट किया, दैट इज सेकंड डे। और मैंने आज आपको गुड्स बेचे तो इनवॉइस से 31st डे। ये तीनों में से whichever is 3 डेज, 3 ऑप्शन हम लोग ऑलवेज काउंट करें, 3 में से जो भी जल्दी हो, ठीक है। એટલે अगर और कुछ हो के ना हो 31st डे तो आ ही जाएगा, पेमेंट डिले हो सकता है। आप ये भी बोल दो कि आपने रिसीव बहुत लेट किया, जैसे कि गुड्स जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे थे, ऐसा मान लो, तो रिसीव भी बहुत लेट किया, बट इनवॉइस से 31st डे तो आ ही जाएगा। भाई आपको समझ में आएगा ऐसा। सो ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई, वेरी क्लियर पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट कि आरसीएम है तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट whichever is। ये हो गया 3 में से एक ऑप्शन।
ये मैं बात किया गुड्स की। सर्विसेज में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स नहीं होता है और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस कभी आइडेंटिफाई नहीं होता। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। कभी प्रूव ही नहीं होगा। सो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस है नहीं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है ही नहीं, क्योंकि सर्विस है। तो दो ही ऑप्शन क्या, तो क्या 60 डेज काउंट करो। इनवॉइस डेट से कितने डेज है यहाँ पे 60, सो कंसीडर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। ये दो ऑप्शन, दैट इज इन केस ऑफ आरसीएम। गुड्स सर्विसेज दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। गुड्स और सर्विसेज दोनों का क्राइटेरिया अलग है। गुड्स के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो तीन ऑप्शन है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। एंड इन केस ऑफ द सेकेंड पॉइंट विच इज सर्विसेज, तो सर्विसेज में बहुत क्लियर है, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, अरे सॉरी फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर। Okay, so this is the basic criteria which we need to cover up or understand. Okay. Moving ahead with this, that is this was entirely applicable in case of RCM. ठीक है। और एक और पॉइंट साथ में दिया हुआ है कि अगर ये सब में से कुछ भी ना मिले ना, let's put an assumption anything cannot be identified. Date of receipt of goods identify नहीं हो रहा है, invoice का date ही नहीं मिल रहा है, तो 31st या 61st days की सवाल नहीं आएगा। Date of payment identify नहीं हो रहा है, पूरा पेमेंट कैश में है, so nothing can be identified. So in that case, last option, any other case, the date of entry in books of account of the recipient, जो हमने आगे भी डिस्कस किया था कि सामने वाला जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिसीव करेगा वही आपको यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज इन केस ऑफ आरसी। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस मच। सो दिस इज स्टैंडर्ड रूल, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्रोसीजरल कंप्लीट। ठीक है। एक आता है वाउचर। वाउचर के लिए स्पेशल क्राइटेरिया है। अभी यहाँ पे वाउचर, तो उसके लिए दो पॉइंट है। आई मीन नंबर वन, इज इट अ स्पेसिफिक वाउच, इज इट आइडेंटिफाइड दैट दिस इज फॉर दिस पर्पस ओनली और इज इट जनरल। अगर स्पेसिफिक है कि भाई यही पर्पस का वाउचर, जैसे कि रिचार्ज कूपन है, वाउचर मिलता है। मान लो आप कोई मॉल में से मॉल नहीं, कोई शोरूम में से कुछ क्लोथ्स परचेस करो, तो विच यू कैन टू बाय सम extra clothes. So the voucher can be identified that this is purpose. अगर पर्पस आइडेंटिफाई हो जाता है ना, तो जिस दिन वाउचर इश्यू किया ना वही डेट। बट अगर जनरल है, आई मीन मान लो कि अल्फा वन मॉल, वो लोग अगर एक ऐसा अल्फा वन मॉल के मैनेजमेंट ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि आप मॉल के कोई भी शॉप में से परचेस करो, अगर आपका टोटल परचेस 10,000 रुपए से ज्यादा हो रहा है, तो वी विल गिव यू अ वाउचर ऑफ 500 फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजमेंट एंड दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट एनीथिंग। फिर चाहे आप मॉल में सैलून है वहाँ हेयर कट करवाओ, शोरूम में जाके कपड़े परचेस करो, कि परचेस करो, व्हाट यू वांट, कहीं पे भी जाके यूज करो। अगर आप कहीं पे भी जाके यूज कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज जनरल वाउचर, इट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सो यू नीड टू फर्स्ट, वाउचर है वो स्पेसिफिक है कि जनरल है, इज इट फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और इट इज जनरल फॉर एवरीथिंग। इफ इट इज फॉर अ स्पेसिफाइड रीजन, स्पेसिफाइड पर्पस, then the date on which it is issued will itself be considered as date of, I mean time of supply. बट अगर जनरल है तो जब इश्यू हुआ तब नहीं, जब उसका रिडक्शन होगा ना तब वो टाइम ऑफ सप्लाई। कोई बोले क्यों ऐसा, तो क्या तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन से रेट से टैक्स बनना। मान लो कि आज मैंने वाउचर इश्यू किया, अब वो फूड में जाए तो टैक्स का रेट अलग होगा, अगर वो प्रोडक्ट में जाए तो टैक्स का रेट अलग होगा। अब जनरल है तो कहीं पे भी जाएगा, तो रेट कैसे ढूंढूं जब तक रिडम्पशन ना हो। अरे भाई आपको समझ में आएगा ना, ऐसा क्लियर है ना। सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट द वाउचर इज फॉर व्हाट पर्पस, इज इट जनरल, इज इट स्पेसिफिक। इफ इट इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेज दैट दिस कैन बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट फूड, तो खत्म हो गया। जिस दिन इश्यू हुआ वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्स भर दो, रिडम्पशन जब करना है करना, इनफैक्ट ना करो तो भी टैक्स भरना पड़ेगा।
एंड द सेकेंड ऑप्शन इज इफ इट इज जनरल विच कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, तो जब तक रिडम्पशन नहीं होगा तब तक टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स का रेट क्या वो पता ही नहीं चलेगा। फिर अगर आज टाइम आप बोल के आज वाउचर इश्यू हुआ, चलो आज टाइम ऑफ सप्लाई, ड्यू डेट पे जाके टैक्स भरो विच इज नेक्स्ट मंथ, जबकि वाउचर 6 महीने बाद आई मीन रिडम्पशन हो रहा है, तो दैट मीन्स पता कैसे चलेगा कि कौन से रेट से भरो आज। प्लीज हो गया। So I believe, understand कि first you need to identify specific और general. I hope everybody is clear with the concept. ये general है कि specific है. Accordingly decide होगा कि भाई आपका time of supply क्या हो जाएगा उस voucher के related. ठीक है? So time of supply in case of voucher. Now this concept is entirely from service tax. पूरा का पूरा service tax से लिया है. एकदम same है. Service tax में ऐसा concept था कि tax rate change हो तो क्या? I mean like मान लो कि 1 जुलाई को जीएसटी आया और हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके ऊपर 18% का जीएसटी रेट, एंड 1 अक्टूबर को गवर्नमेंट ये 18 को रिवाइज करके 20 कर रहा है। अब मैं सप्लाई कर रहा हूं उसका 18 के 20। अब दो पॉसिबिलिटी है, चेंज तो 1 अक्टूबर को हुआ, बट सप्लाई कब हुआ है? 1 अक्टूबर के पहले क्या 1 अक्टूबर के? वेरी क्लियर अबाउट दिस, वापस बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कि 1 जुलाई को जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, द रेट हैज बीन इंट्रोड्यूस एज 18%. नाउ दैट 18% is getting revised to 20. It is getting revised to 20 from 1st October. So from 1st October, when it is getting revised to 20, the point is, when you did the supply, is it before 1st October? Is it after 1st October? If it is before 1st October, that means can I say the change has taken place after the supply gets over? Because you have supplied before 1st October. I hope everybody is clear. The other option is, मान लो के हमने supply दिया 1st October के बाद, that means the change has taken place before supply. So first you need to identify when change has taken place. Once you identify that the change has taken place before supply or the change has taken place after supply, let's say first हमारा जो point है that is change has taken place after supply, यानी 1st October को change हुआ है और supply 1st October के पहले। ये क्राइटेरिया तो मैं पढ़ा दूंगा, बट मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, always follow old rate, except a situation where invoice and payment both are after 1st October. वापस बताता हूं, 1st October से चेंज हुआ, सप्लाई 1st October के पहले, ऑलवेज फॉलो ओल्ड रेट, एक्सेप्ट अ सिचुएशन वेयर दो सप्लाईज बिफोर 1st October बट द पेमेंट एंड इनवॉइस बोथ आर आफ्टर 1st October. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. अभी तुम कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई करो, आंसर यही होगा। जैसे कि अगर मान लो कि 1st October के सप्लाई हुआ, 1st October के पहले इनवॉइस आया, 1st October के पहले पेमेंट आया, तो कौन से रेट से आया होगा? ओल्ड रेट से आया। अच्छा मान लो कि 1st October के पहले सप्लाई हुआ, 1st October के पहले इनवॉइस आया, भले पेमेंट बाद में आया बट इनवॉइस कौन से रेट से इश्यू हुआ होगा? ओल्ड। 1st October के पहले सप्लाई हुआ, 1st October के पहले पेमेंट आया, भले ने इनवॉइस बाद में आया पर पेमेंट कौन से रेट के हिसाब से आया होगा? ओल्ड। बट अगर 1st October के बाद ही, आई मीन सप्लाई तो पहले हो गया बट इनवॉइस भी बाद में गया, पेमेंट भी बाद में गया, तो उस टाइम का जो रेट होगा उसी रेट के हिसाब से इश्यू करोगे। एज आई सेड, अगर 1st October है और आप ये चेक करो कि आपका सप्लाई कब है, अगर पहले है तो इट इज ऑलवेज ओल्ड रेट, एक्सेप्ट द सिचुएशन जहां पे इनवॉइस और पेमेंट दोनों बात। हाँ जी, हाँ, बट सप्लाई मींस रिमूवल। हाँ, तो सामने वाले ने रिसीव किया कि नहीं वो नहीं, हमारा रिमूवल हो गया ना, सो दैट मींस इट इज प्रायर टू 1st October, बस, तो देन वी विल कंसीडर बिफोर, आई मीन चेंज आफ्टर सप्लाई।
चेंज इन टैक्स आफ्टर सप्लाई। मान लो कि आप 30 सितंबर को गुड्स रिमूव कर रहे हो, बराबर, वी विल कंसीडर चेंज इन टैक्स रेट आफ्टर सप्लाई। 30 सितंबर को किया ना, तो दैट मींस पहले सप्लाई हुआ, बाद में चेंज हुआ। अब ये चेक करो कि इनवॉइस पेमेंट कब है। दोनों में से एक भी पहले है तो आप ओल्ड रेट फॉलो करो, दोनों पहले तो आप ऑलवेज ओल्ड रेट फॉलो करोगे, दोनों बाद में है तो आप न्यू रेट। चाहे गुड्स हो के सर्विस हो, दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम। अब दूसरा एग्जांपल है कि 1 अक्टूबर को चेंज हुआ है और 2 अक्टूबर को सप्लाई हुआ है। तो अगर 2 अक्टूबर को सप्लाई हुआ है तो ऑलवेज न्यू रेट, एक्सेप्ट इनवॉइस एंड पेमेंट बोथ आर बिफोर। वापस बोल रहा हूं, अगर 1 अक्टूबर को चेंज हुआ है और हम 2 अक्टूबर को सप्लाई कर रहे हैं तो ऑलवेज फॉलो न्यू रेट, एक्सेप्ट इनवॉइस एंड पेमेंट बोथ आर बिफोर 1 अक्टूबर। मान लो कि आप, अगर मैं ये बोलूं कि 1 अक्टूबर को चेंज हुआ, 2 अक्टूबर को सप्लाई किया। 1 अक्टूबर को चेंज हुआ, 2 अक्टूबर को सप्लाई किया। दैट मीन सप्लाई कब हुआ? आफ्टर। नहीं, सप्लाई कब हुआ? आफ्टर चेंज इन रेट। सो अगर मैं बोलूं कि सप्लाई हुआ आफ्टर चेंज, तो मुझे नया रेट फॉलो करना है। इनवॉइस पहले हो, पेमेंट बाद में हो तो भी नया रेट, पेमेंट पहले हो, इनवॉइस बाद में हो तो भी नया रेट, पेमेंट बाद में हो, इनवॉइस बाद में हो तो ऑब्वियसली नया रेट। बट अगर दोनों पहले हो तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। श्योर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डेट ऑफ पेमेंट को अलग से डिफाइन किया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये चोरी रोकने के लिए सिंपल वर्ड बताओ। मान लो कि 1 अक्टूबर को चेंज हुआ है, तब तक पता ही नहीं था। 30 सितंबर रात को अचानक होता है कि 1 अक्टूबर से रेट चेंज हो गया। अगर मुझे कुछ प्लस माइनस करना है तो एक पॉसिबिलिटी तो यही है कि मैं इनवॉइस पहले की डेट का दिखा दूं। बट अगर मेरे सारे इनवॉइसिंग हो गए, आई सपोज टू एवरीथिंग ऑनलाइन, so I think to modify it would become a big issue at a later stage. So now what I can do is, मैं अपने कस्टमर को ऐसा बोल सकता हूँ, can you give me a backdated invoice? Sorry, can you give me a backdated check? He gives me a backdated check of 30th September. भले मैं जाके डिपॉजिट बाद में करूँ, पर मैं एंट्री कर दूँ बुक्स ऑफ अकाउंट। वो मेरे सितंबर का चेक दे, तो मैं 30 सितंबर के बुक्स ऑफ अकाउंट भी तो कर सकता हूँ कि पेमेंट रिसीव। और हमको तो बोला हुआ है कि पेमेंट तो कि एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट और द डेट ऑन विच इट इज क्रेडिटेड इन अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, तो कि एंट्री हो गया तो कि 30 सितंबर माने ओल्ड रेट। अरे भाई समझ में आएगा ऐसा? तो ये ना हो ना, इसके लिए रूल बनाया क्या, कोई बात नहीं, चेंज हुआ ना उसके 4 दिन के अंदर पैसा अकाउंट में आया है, 4 वर्किंग डेज हो, तो दिवाली के कारण प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो दे वेरी क्लियरली सेड 4 वर्किंग डेज। आप बुक्स ऑफ अकाउंट में 30 सितंबर की एंट्री बताओ कि 20 सितंबर की एंट्री बताओ, वो आपका लेना देना है। ये लोग जिस दिन की एंट्री है वहां से 4 दिन नहीं गिनते, जिस दिन चेंज हुआ वहां से 4 दिन, 4 वर्किंग डेज। अगर वहां से 4 वर्किंग डेज के अंदर कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हो गया ना तो चलेगा। अगर नहीं हुआ है ना, तो अब जिस दिन क्रेडिट होगा ना उसी को हम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानेंगे, भले तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पहले कर दी। ये स्पेशल क्राइटेरिया है, मैं वापस बता रहा हूँ। 1 अक्टूबर को रेट चेंज हो गया, अब कस्टमर मेरे को पेमेंट कौन से दिन करेगा, तो कि मैं ओल्ड रेट पे एक काम करने, तू मेरे को बैक डेटेड चेक दे दे, 30 सितंबर का चेक दे दे। वो मेरे को 30 सितंबर का चेक दे देता है। अब ये चेक क्लियर कब हुआ?
जिस दिन चेंज हुआ वहां से 4 दिन के अंदर, 4 वर्किंग डेज के अंदर हुआ के बाद में हुआ। अगर वहां से 4 वर्किंग डेज के अंदर हुआ ना, तो डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन अकाउंट, व्हिचएवर इज अर्ली। मान लो कि 3 अक्टूबर को अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो 30 सितंबर और 3 अक्टूबर व्हिचएवर इज। अगर 6 अक्टूबर को हुआ तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या 2nd, 3rd, 4th, 5th में कोई हॉलीडे है। अगर हॉलीडे है तो 6 को काउंट करना पड़ेगा एज 4th वर्किंग डे। अगर मान लो कि 5th इज हॉलीडे, तो देन माय 4th वर्किंग डे इज व्हाट, तो कि 6th, तो कि 6th और 30 सितंबर व्हिचएवर इज अर्ली। बट मान लो कि अगर मेरे अकाउंट में 10th को वो क्रेडिट हो रहा है, तो दैट मींस आफ्टर 4 वर्किंग डेज, एंड इफ इट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, तो इन दैट केस भले तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पहले हुआ है, हम तो किसको काउंट करेंगे, क्रेडिटेड इन अकाउंट। सो ये बैकडेटेड चेक लेने का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। कोई बैकडेटेड चेक ना, ये जानबूझ के किया जाता है टू मेक अ टैक्स इवेजन। ये ना हो उसके लिए ही ये प्रोविजन है। आई मीन those who are from banking that understand better rather than me to say anything about that, the backdated check का क्या होगा and all that. But yes, please, we are very clear that we need to identify कि कब tax rate change हुआ है। पहले आप एक डेट के हिसाब से डिसाइड कर लेना कि बिफोर हुआ है कि बाद में हुआ है, so that everything would become easy to understand. Moving ahead, एक 1000 रुपीज के एडवांस के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है। When I say 1000 रुपीज के एडवांस के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस? तो कि हमने आगे डिस्कस किया ना कि डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर एंड ऑल दैट क्राइटेरिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। बट ऐसा बोला है कि अगर 1000 रुपए तक का एडवांस हो ना, तो क्या उसको एडवांस में हम लोग नहीं काउंट कर लेंगे एज डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, रादर हम उसके लिए इनवॉइस इश्यू होने का वेट करेंगे। एडवांस ये नॉमिनल चेंज है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, नॉमिनल अमाउंट है। तो कोई बोले इसका रीजन क्या है, तो कि ये मेनली सर्विस टैक्स का प्रोविजन है। आई मीन जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आपका मोबाइल बिल आया 690 रुपीज, तो आई डोंट थिंक सो कि आप एग्जैक्ट 690 भरोगे, एक साथ के 700 भरना, खत्म हो, राउंड ऑफ कर दो। तो 690 का तो इनवॉइस इश्यू हुआ था, उसके लिए पेमेंट तुमने किया, तो उसका तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस 10 रुपीज? तो क्या टेलीकॉम ऑपरेटर 10 रुपए के ऊपर रिवर्स चार्ज, आई मीन एडवांस के कारण टैक्स भरेगा अभी? आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल? तो क्या उसके लिए सर्विस टैक्स में ऐसा क्राइटेरिया था कि 1000 रुपए तक एडवांस होगा ना, तो हम उसको भले एडवांस रिसीव हुआ है, बट उसकी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, उसका टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस के हिसाब से काउंट नहीं करेंगे, रादर वी विल काउंट इट इन नॉर्मल कोर्स व्हेन द इनवॉइस विल बी इशूड। अब ये पॉइंट पहले खाली सर्विसेज में था, अब ये पॉइंट कहां पे इन्वॉल्व हो गया, अब कुछ में भी हो गया। ये ऑन अकाउंट पेमेंट्स के लिए है। पर 1000 रुपए तक ऑन अकाउंट पेमेंट हो, तो उससे ज्यादा ऑन अकाउंट पेमेंट हो तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको बोलो कि सप्लायर ने आपको ऑन अकाउंट के 9 लाख का काम हुआ था और 10-12 लाख का करना था, तो क्या ऑन अकाउंट उसने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, तो इन दैट केस आई एम सॉरी 1 लाख के ऊपर तो अप्लाई हो जाएगा। 1000 तक एडवांस हो तो ही क्राइटेरिया, ठीक है। सो दैट इज एडवांस ऑफ 1000। नेक्स्ट इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑन विच इट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दैट। नाउ ये एक एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की बात है। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का मतलब होगा सेम एज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में एसोसिएटेड एंटरप्राइज डिफाइंड है। ये भी मोर और लेस वही क्राइटेरिया है कि आप किससे सर्विस ले रहे हो, आई मीन किससे आप काम ले रहे हो। लाइक आपका होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो, ऐसी कोई कंपनी हो जिसमें आप कुछ स्टेक ओन करते हो, ऐसी कोई कंपनी हो जो जितना सप्लाई करता है उसमें से 90% आप प्रोक्योर करते हो, ऐसा एसोसिएटेड एंटरप्राइज करके इनकम टैक्स में एक टर्म, सेम टर्म हैज बीन डिफाइंड, आई मीन अडॉप्टेड हियर। इनफैक्ट ये जो सेक्शन लिखा हुआ है ना, उसमें भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन तो यही लिखा है कि एज पर सो एंड सो सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। So they have not defined associated enterprises under excise, I mean under GST Act. They have just taken a reference of income tax. Income tax Act में जो associated enterprises का definition है ये उसके लिए है. So if an associated enterprise is located outside India and provides services to us in India,
then obviously it would be somewhere under RCM. ये RCM में आता है, Associated Enterprises का criteria reverse charge mechanism में specified points में. Now for that the criteria is the date of entry in books of account or date of receipt of payment, whichever is earlier. ये मैं बात कर रहा हूँ किसके रिलेटेड? देखो आपको याद हो तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था RCM के रिलेटेड. RCM में हमने क्या डिस्कस किया था? वो 61st day from the date of invoice or date of payment, whichever is earlier. यहाँ पे अब वो आउटसाइड इंडिया है, उसके इनवॉइस का क्या रेलेवेंस? ओके, यहाँ पे स्ट्रेट क्राइटेरिया क्या बोल दिया कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच इज कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, then the criteria will be the date of entry in books of account or date of receipt of payment, whichever is earlier. तो अब उसका इनवॉइस मैटर नहीं करेगा. अब क्या मैटर करेगा? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री. किसकी एंट्री? पेमेंट की एंट्री. पेमेंट तो आपको करना है. सर्विस रिसीव हुआ उसका एंट्री. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो आई मीन ये डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नहीं आता. आई बिलीव देयर इज सम एरर. डेट ऑफ पेमेंट होना चाहिए, रिसिप्ट थोड़ी होता है. हम लोग पे करते हैं ये. बट टू थिंग्स, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. इट शुड नॉट बी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. सी वापस बोल रहा हूँ, फॉरेन मार्केट से कोई अपना ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज हमें सर्विस दे रहा है. वी आर बाउंड टू फॉलो दैट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. इफ वी आर बाउंड टू फॉलो दैट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो अब इनवॉइस का रेलेवेंस नहीं है. इनवॉइस इज बीन इशूड आउटसाइड इंडिया. वी कैन नॉट कंसिडर इनवॉइस एंड कैलकुलेट 61st day फ्रॉम दैट. So they have given a separate criteria कि इनवॉइस कब इशू हुआ हमको लेना देना नहीं है. आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब उसका एंट्री किया, रिसिप्ट का एंट्री, सर्विस रिसीव का एंट्री, ठीक है, और आपने उसे कब पेमेंट किया, whichever is earlier will be considered as time of supply. So a straight criteria for that. और जो मैंने बताया था कि जब कुछ भी पॉसिबल ना हो, ऊपर वाले सारे क्राइटेरिया, नथिंग इज ऑन पेपर एंड एट द लेटेस्ट स्टेज इट गॉट catched. So in that case, date of return or periodical return has to be filed or date of payment, जो last option है. ये सारे last option है. Date of periodical return or date of payment or whatever. એટલે like मैं अगर बोलूँ कि मुझे आज मैंने ट्रांजेक्शन किया था, तो इसका periodical return फाइल करने का क्या डेट है? So that is date of periodical return. Or if payment is done, then payment, whichever is earlier. So this is a standard criteria. एक पॉइंट है जो यहाँ पे फोकस करना है मुझे. यहाँ पे ना वैल्यूएशन का एक कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा, जो मैं लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो बहुत रेलेवेंट है. लेट्स से मैं एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम को पहले कोट करता हूँ, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर इज अ चेंज एंड दैट चेंज इज नॉट नाउ कवर्ड बाय दिस पॉइंट. मान लो कि एक्साइज की मैं बात कर रहा हूँ, एक्साइज कंपोनेंट्स. मैं आपको 10,000 रुपए के गुड्स बेचता हूँ. मैंने आपको बोला है कि 3 महीने में पेमेंट करना. 3 महीने में पेमेंट करोगे तो मैं 10,000 रुपया लूंगा. इनवॉइस में ही लिख के दिया है कि अगर 3 महीने में पेमेंट नहीं किया ना, तो पर डे के हिसाब से 100 रुपया लूंगा. यू हैव अग्रीड फॉर दैट. अब आप 90 डेज में पेमेंट करने आओ ना, तो ठीक. अगर नहीं करने आए, बाद में पेमेंट करने आए, तो क्या? तो क्या ऑब्वियसली मैं डीले के कारण इंटरेस्ट चार्ज करूंगा. अब मान लो कि आप मुझे 100वें दिन पेमेंट करने आए, तो अगर आप मुझे 100वें दिन पेमेंट करने आए, तो कैन आई से पर डे 100 रुपया एंड 90 डेज के बाद 3 मंथ्स है ना, 90 डेज, दैट मीन्स पर डे 100 रुपया. 10 डेज डिले हुआ, पर डे का 100 रुपया, दैट मीन्स अब मैं कितना चार्ज करूंगा? 11,000 होगा ना. अब मैं आपसे 11,000 चार्ज कर रहा हूं. अब मेरा कंसर्न ये है कि टोटल प्राइस पेड बाय बायर इज 11,000. एक्साइज कितने पे लगेगा? 10,000 और 11,000. आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आता है? मैं रिपीट कर रहा हूं, जो जिनको नहीं समझ में आया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आई एम सेइंग मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं 10,000 रुपए के गुड्स है. मैंने आपको इनवॉइस में लिख के दिया है 3 मंथ्स 90 डेज में पेमेंट चाहिए. अगर 3 मंथ्स में पेमेंट नहीं आया, तो इनवॉइस में ही लिखा है कि पर डे के हिसाब से 100 रुपया लूंगा. मान लो कि आप मुझे 100वें दिन पेमेंट करने हैं, तो मैं आप आपसे कितना लूंगा? तो ऑब्वियसली 11,000 होगा. तो एक्साइज कितने पे लगे? 10,000 या 11,000? ओके, एज पर एग्जिस्टिंग लॉ इट सेज द ट्रांजैक्शन वैल्यू is a price actually paid or payable by the buyer by reason of sale. The customer is totally paying 11,000, where 10,000 is paying by reason of sale, 1,000 is he paying by reason of sale or is by paying for late payment?
सो लेट पेमेंट के लिए जो पेमेंट होता है ना, दैट इज नॉट बाय रीजन ऑफ सेल, तो हम उसके ऊपर कभी भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। 10,000 पे एक्साइज चार्ज होगा, 1,000 के ऊपर कभी टैक्स चार्ज ही नहीं होगा, बट दैट इज अंडर एग्जिस्टिंग सिस्टम। जीएसटी में ऐसा नहीं। जीएसटी में बोला है कि जितना पेमेंट आएगा ना, सब पे हम काउंट करेंगे। 10,000 है ना, वो आपको कितना एक्स्ट्रा देगा? 1,000। तो अब तो 10,000 पे भी टैक्स चार्ज करेंगे ना, 1,000 पे भी टैक्स चार्ज करेंगे। अब 10,000 का तो इनवॉइस इश्यू हुआ था, तो 10,000 का तो आप इनवॉइस या रिमूवल या पेमेंट के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड कर लो। ये 1,000 का टाइम ऑफ सप्लाई क्या? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये 1,000 का टाइम ऑफ सप्लाई क्या, वो डिसाइड करने के लिए ये अलग से प्रोविजन बनाया कि जिस दिन ये 1,000 डिटरमाइन हुआ ना, वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो कोई बोले देन इन दैट केस 91st डे का 100 रुपया, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई 91st डे 100%, बिकॉज मुझे भी क्या पता वो कब पेमेंट करने वाला है। मुझे पता है 90 डेज के एंड पे कि वो मुझे 100वें दिन पेमेंट करने वाला है, तो मेरे को तो पर डे 100 रुपया गिन, तो जो इस दिन वो दिन घुमा, वो उसका डेट ऑफ डिटर्मिनेशन। 100 रुपए का डेट ऑफ डिटर्मिनेशन 91st डे, और 100 रुपए का 92nd डे, और 93rd डे। डेट ऑफ डिटर्मिनेशन कि दिस इज द डेट ऑन विच द इंटरेस्ट हैज बीन डिटरमाइंड। पर डे के हिसाब से जाना पड़ेगा। 91st डे का 100, उसका डेट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, ये हो ना कि अगर आप ऐसा बोलो कि भाई 10 दिन 90 डेज के बाद 10 दिन का ग्रेस पीरियड, अगर तब तक पे किया तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं किया तो 1,000 एक्स्ट्रा, फिर वहां से और 10 दिन का ग्रेस पीरियड, तब तक पे किया तो ठीक है, नहीं तो अगेन 1,000। सो दैट मीन अब मुझे 100वें दिन कंप्लीट होने तक का वेट करना पड़ेगा फॉर 1,000 इंटरेस्ट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दैट। फिर और 10 दिन का वेट करना पड़ेगा फॉर डिटरमाइनिंग अगेन 1,000। डेट ऑफ डिटर्मिनेशन इज व्हाट वी कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द एडिशनल कंपोनेंट। अच्छा, कहीं पेनल्टी रखा हो कि भाई अगर तू मेरे को इतने दिन में पे नहीं करेगा ना, तो 500 रुपए का पेनल्टी चार्ज करूंगा। तो जैसे ही वो दिन खत्म होगा कि नहीं से डिटरमाइन हो गया पेनल्टी अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो फिर स्ट्रेट हो